राजीव सिंह परिहार B8F के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम शिक्षण संबंधी समस्याओं व उसके निराकरण, बच्चों के उचित शिक्षण की तकनीक व अध्यापकों के लिए थोपे गए यूपी टेट की तैयारी के लिए कुछ वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मैं राजीव सिंह परिहार, सहायक शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहुल्ला नगर, सीसरोसी। अब यहाँ पर हम बाल मनोविज्ञान से अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के तहत प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे, क्योंकि हम बेसिक के शिक्षकों के पास इतना समय नहीं है कि अब हम पूरे कंटेंट को पढ़ें। तो ऑप्शन के आधार पर ही हम अपने टॉपिक को तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। दूसरा है सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य। तीसरा है शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक। तीसरा है महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। तो सही ऑप्शन होगा शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। अब इसकी चर्चा के लिए देख लें। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए। पहला है इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। नंबर दूसरा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नंबर तीसरा, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। नंबर चौथा है इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। अगला है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। ए है कुर्ट लेविन, बी है E.R. गुथरी, सी है J.B. वाटसन, डी है डोनाल्ड हैब। तो व्यवहारवाद का जनक जो है हम लोग J.B. वाटसन को कहते हैं। व्यवहारवाद का जनक J.B. वाटसन को कहा जाता। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में विस्तृत किया। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने सन 1913 में की गई थी। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन
वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है। तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है बर्ताव का अध्ययन। पहला है ऑप्शन वैसे मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या बर्ताव का अध्ययन। तो हो जाएगा बर्ताव का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो किसका विज्ञान कहा जाता है? आत्मा का कहा जाता है कि मस्तिष्क का कहा जाता है या व्यवहार का कहा जाता है, चेतना का कहा जाता है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अगला है, मनोविज्ञान के मातवत समूहों और उनके समर्थकों की नीचे सूची दी गई है। देखिए, पहले में दिया है आचरणवाद। इसके समर्थक कौन थे ये आपको यहां से मेल कराना है। दूसरा है मनोविश्लेषणवाद, समग्रतावाद, रचनात्मकवाद। तो अब आपको इसी में छांटना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि आचरणवाद स्किनर ने प्रारंभ किया था, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड ने चालू किया था, समग्रतावाद वद्रीमन ने चालू किया था और रचनात्मकवाद वाइगोस्की ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर यूपी टेट में। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। पहला, अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा। दूसरा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। तीसरा है मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा। और चौथा है पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो है कक्षा कक्ष या शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। अभिभावकों द्वारा दी शिक्षा भी अनौपचारिक है, मित्र समूहों द्वारा दी गई शिक्षा भी अनौपचारिक है, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा भी अनौपचारिक है, लेकिन कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी गई शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। कहने का मतलब है कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, यह औपचारिक शिक्षा का स्रोत है। अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, इसीलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा की विशेषता है यह शिक्षा अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित एवं आकस्मिक होती है। इसे व्यक्ति परिवार, समुदाय, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। यह सरल स्वाभाविक जीवन से संबंधित होती है। इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते। इसमें किसी प्रकार की परीक्षा या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। यह शिक्षा आजीवन चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम क्या हैं? परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान इत्यादि। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, किसने इसे परिभाषित किया है? नंबर 1 थॉमसन ने, पेस्टोलॉजी ने, जॉन स्टुअर्ट ने या अरस्तु ने? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, यह अरस्तु ने परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। कहने का मतलब है
अरस्तू के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है संसार के विषय में सृजनशीलता, जागरूकता के विषय में। नंबर 2, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। नंबर 3, साझा विश्वास। नंबर 4, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास से प्राप्त तर्क का विकास। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, अस्तित्ववाद के अनुसार। तो इसका डिटेल हम देख लें। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। किसी एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के बाद ही पता चल पाएगा कि निर्णय लेने को तैयार है या नहीं। अगर व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई है, तब अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। अगला है शिक्षा एक पुनर्गठित, पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। पहला औपचारिक, दूसरा अंतराल, तीसरा अनौपचारिक, चौथा निरंतर। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान दें। शिक्षा एक पुनर्गठन और पुनः निर्मित अनुभव है जो होता है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है तथा इससे नए नई बातें सीखता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है।